गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कैफ़े नॉर्म्स। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ड्राफ्ट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स जो है वो थर्ड वर्जन जो है वो लॉन्च किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू। ये नॉर्म्स जो है वो टाइटन करना चाहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी को, एमिशन स्टैंडर्ड्स को, जबकि वो इंडस्ट्री की डिमांड्स को, फ्लेक्सिबिलिटी की जो है वो भी एड्रेस कर रहे हैं। तो 2017 में ये नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे रेगुलेट करने के लिए फ्यूल कंजम्पशन को और कार्बन एमिशंस को फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स। ये नॉर्म्स अप्लाई होते हैं व्हीकल्स जो कि पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइब्रिड्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बेस्ड है और उनका 3500 किलो से कम का वेट है। ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए और एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब 2022-23 में इन नॉर्म्स को और टाइटन कर दिया गया था, जिसमें कि इंक्रीज पेनल्टीज बना दी गई थी नॉन कंप्लायंस के लिए। अब यूएस, चाइना, ईयू, जापान स्मॉल लाइट वेट कार्स जो हैं उनके लिए रिलैक्स्ड नॉर्म्स होते हैं, और जो एसयूवीज होती हैं उनके लिए ज़्यादा टाइटन नॉर्म्स होते हैं, जबकि इंडिया में उल्टा है। इंडिया में एसयूवीज के लिए रिलैक्स्ड नॉर्म्स हैं और जो स्मॉल कार्स हैं उनके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट नॉर्म्स हैं। तो कैफ़े थ्री जो है वो इस ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहता है। तो जैसे M1 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स हैं, जो मतलब जिनका 3500 किलो तक का वेट है, इनकी सीटिंग कैपेसिटी 9 पीपल तक की है, उनके लिए जो है वो थोड़े से नॉर्म्स को रिड्यूस किया गया है। लाइटर व्हीकल्स के लिए ईज़र कंप्लायंस की गई है। खासकर एडिशनल रिलैक्सेशन दी गई है 1200 सीसी तक के जो है वो कम्पैक्ट पेट्रोल कार्स को, जिनकी लेंथ जो है वो 4000 से ज़्यादा नहीं है। ये डिज़ाइन किया गया है ताकि रिवाइव किया जा सके स्मॉल कार सेगमेंट को। कंपनीज जो है वो ऑब्टेन कर सकेंगी रिलैक्सेशन इन देयर ओवरऑल एफिशिएंसी टारगेट, ठीक है, और उनको सुपर क्रेडिट्स मिलेंगे। हर ईवी जो सेल की जाएगी उसको 3 गुना काउंट किया जाएगा एक कंपनी के नेशनल एवरेज नॉर्म्स को, या फिर जो कंप्लायंस को कैलकुलेट करते हुए। प्लग इन हाइब्रिड्स को 2.5 गुना काउंट किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को ट्वाइस, फ्लेक्स फ्यूल एथेनॉल कार्स को 1.5, ठीक है। तो अप टू 3 कार मेकर्स जो हैं वो एक पूल बनाकर जो है वो एक अपने आप को सिंगल मैन्युफैक्चरर भी दिखा सकते हैं, जिससे कि उनकी रिड्यूस हो सके कंप्लायंस कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी वो बना सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CAG रिपोर्ट ऑन स्टेट्स मैक्रो फिस्कल हेल्थ। टॉपिक एक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। CAG का डेकेडल एनालिसिस जो है स्टेट्स की मैक्रो फिस्कल हेल्थ को वो हाईलाइट करता है अनइवन रेवेन्यू सोर्सेज, राइजिंग डेट बर्डन्स एंड वेलफेयर पैराडॉक्स। तो स्टेट्स का जो स्टेट्स जो है वो कलेक्टिवली वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक बजट्स जो है वो वर्ल्ड में मैनेज कर रही हैं। कुछ स्टेट्स जो है वो इंप्रेसिव रेवेन्यू सरप्लसेस दिखा रही हैं, बाकी जो है वो स्ट्रगल कर रही है अंडर हैवी डेट बर्डन्स। ओके, तो अर्ली 2000s में इंडियन स्टेट्स जो है वो क्रॉनिक डेफिसिट्स फेस करती थी, लेकिन रिफॉर्म्स हुए जब टैक्स कलेक्शन में, GST इम्प्लीमेंटेशन में, और हाई ग्रोथ हुई जब 2010s में, तो उससे फाइनेंसेस इंप्रूव हुए। लेकिन जब पैंडमिक आया तो ये सारे गेन्स जो है वो रिवर्स हो गए, श्रिंकिंग रेवेन्यूज़ की वजह से, एमरजेंसी एक्सपेंडिचर की वजह से। तो स्टेट्स जो हैं वो एक तरह से मिक्स पिक्चर इस टाइम पर दिखा रही हैं, ठीक है। CAG की रिपोर्ट दिखाती है कि स्टेट्स जो है वो हाईली वेरिएबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर डिपेंडेंट है। जैसे केरला जो है वो लगभग अपने लॉटरी सिस्टम पर डिपेंडेंट है। ओडिशा जो है वो माइनिंग रॉयल्टीज़ पर डिपेंडेंट है। केरला जो है वो अपने लैंड सेल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इवन सरप्लस अर्निंग स्टेट्स जो हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, वो भी सिर्फ 42% रिसीट्स ही इंटरनली जो है वो जनरेट कर रही है, मोस्टली वो सेंट्रल ट्रांसफर्स पर ही डिपेंडेंट है। आंध्र प्रदेश ने अपनी बोरोइंग्स को ट्रिपल किया है, बिहार ने अपनी बोरोइंग्स को डबल किया है, केरला का डेट बर्डन जो है वो 37% GSDP पहुंच चुका है, और पंजाब का तो क्या ही कहें, उनका तो 45% GSDP तक फिजिकल स्ट्रेस पहुंच चुका है विद लाइबिलिटीज़, जो कि हाईली अनमैनेजेबल है इवन फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। तो ओडिशा ने अपनी बोरोइंग्स को भी रिड्यूस किया है, और उनका डेट जो है वो सिर्फ 15% ऑफ GSDP है, जो लोएस्ट है इंडिया में, ठीक है। तो CAG का एनालिसिस दिखा रहा है कि वेलफेयर पैराडॉक्स भी है। मतलब चाहे सरप्लस या स्टेबल डेट भी हो कुछ स्टेट्स का, लेकिन की वेलफेयर सेक्टर्स में वहाँ पर अंडर फंड कर रही हैं स्टेट्स। ज़्यादातर जो है वो ऑफ बजट लोन्स, GST कंपनसेशन एरियर्स और सेंट्रल ट्रांसफर्स जो है उसके वजह से फिजिकल स्टेबिलिटी का एक फसाड दिखता है। कुछ स्टेट्स वहाँ पर पॉलिटिकल पॉपुलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। जैसे पंजाब जैसी स्टेट, इतना ज़्यादा हाई डेट है, कंट्री का सबसे हाईएस्ट डेट है, जो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी जिसको ख़त्म ना कर पाएँ, इतना ज़्यादा डेट है। लेकिन फिर भी वहाँ पर फ्री पावर, फार्म वेवर्स, कैश ट्रांसफ़र, ये सब जो है ओपेक मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है
लोन्स लेकर जो स्टेट का डेट और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सीएजी की फाइंडिंग्स जो है वो डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज भी दिखा रही हैं कि वॉलेटाइल रेवेन्यूज़ पर डिपेंडेंस है स्टेट्स की, जो कि लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। राइजिंग बोरोइंग्स हैं, वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंसेस है, मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में फिजिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। पॉपुलिस्ट वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है वो फिजिकल डिसिप्लिन भी इरोड कर रही हैं। तो इंडियन स्टेट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा करें रादर दैन रूटीन सब्सिडीज़, और डाइवर्सिफाई करें अपने रेवेन्यू सोर्सेज को, स्ट्रेंथन करें फिजिकल ट्रांसपेरेंसी को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी ने रिसेंटली मैंडेट किया है कि सभी फॉरेन नेशनल्स जो इंडिया में स्टडी कर रहे हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको खुद को स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकें टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक सिंगल विंडो इंटरफेस है ये फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो फैसिलिटेट करता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, एडमिशन प्रोसेसेस और वीज़ा एप्लीकेशंस। तो एक सीमलेस डिजिटल गेटवे है ये इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। इसमें आप एकेडमिक प्रोग्राम्स इलस्ट्रेट किया जाते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मिलती है कोर्सेज की इंडियन नॉलेज सिस्टम में, इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट एकेडमिक फैसिलिटीज़, रिसर्च सपोर्ट, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ने रिसेंटली ऑपरेशनल गाइडलाइंस अनवील किए हैं 72,000 प्लस पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री बनाने के लिए, जो कि 2,000 करोड़ रुपए के बजट में बनाए जाने हैं। तो ये पीएम ई ड्राइव स्कीम है। ये है क्या स्कीम? प्राइमरी एम है इसका एक्सेलरेट करना अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एस्टैब्लिश करना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक रॉबस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कंट्री में बनाना। मास मोबिलिटी को प्रमोट करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि स्पीड अप हो ट्रांजिशन टू ईवीज बाय ऑफरिंग अपफ्रंट इंसेंटिव्स ईवी के परचेजेस में और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में। तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करना इसका जो है वो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो एक फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया गया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन की जा रही है, स्टेट्स को भी इनकरेज किया जा रहा है कि एडिशनल फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स दें। वो स्कीम जो है वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी देख रही है। व्हीकल्स जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए मोटर व्हीकल्स की तरह सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में, तब ये इंसेंटिव्स मिलते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो नोडल एजेंसी है इस स्कीम की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग्री स्टैक स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्टर्न वार्निंग दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट जो कि कंप्लीट नहीं करते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन अंडर द एग्री स्टैक स्कीम। तो ये एग्री स्टैक स्कीम एक डिजिटल फाउंडेशन देती है डेटा सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज देने के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और फार्मर एम्पावरमेंट करने के लिए। तो ये फार्मर डेटा, लैंड रिकॉर्ड्स, स्कीम बेनिफिट्स को एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो राइट सपोर्ट देना फार्मर्स को, जैसे कि फाइनेंस या एग्रीकल्चर इनपुट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स उनको देना, फिर सिंप्लीफाई करना गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स को फार्मर्स के लिए, क्विक और इजी एक्सेस देना अफोर्डेबल फाइनेंस का, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो फार्मर सर्विस डिलीवरी में इन्हेंस करना, इनेबल करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके कुछ अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें एग्री स्टैक के तो फार्मर रजिस्ट्री जो कि एक फेडरेटेड रजिस्ट्री है सभी फार्मर्स की इन द कंट्री, वो कंपाइल की जाएगी स्टेट्स द्वारा और हर फार्मर को एक यूनिक फार्मर आईडी दिया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री जो है वो डायनामिकली लिंक्ड होगी फार्मलैंड प्लॉट रिकॉर्ड्स के साथ, और ये बिल्डिंग ब्लॉक होगा जो यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो एनहांस करेगा स्टेक होल्डर्स के में। तो आप इसे एज एग्जाम्पल समझो कि अगर कोई एक फार्मर है वो लोन लेने जाता है किसी बैंक पर, तो वो यूनिक फार्मर आईडी के थ्रू बैंक जो है उसके देख सकेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर ये पिछले साल इसने ये वाली क्रॉप जो है वो सो की थी, इसका इतना रेवेन्यू हुआ होगा इससे एस्टिमेट, उसके बेसिस पर जो है वो उसे लोन मिल सकेगा। फिर क्रॉप सोन रजिस्ट्री जो कि क्रॉप कौन सी वो फार्मर जो है वो कौन से टाइम पर हर फार्म पर कितनी जो है वो ग्रो करता है, और अगर इसको हम एग्रीगेट लेवल पर देखें तो इस एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप सो की जा रही है एक पर्टिकुलर सीज़न में, या हर सीज़न में कौन सी सो की जाती है, ये डिजिटली हमें पता लगता रहेगा। ऐसे ही एग्री स्टैक सैंडबॉक्स है। समझ लो कोई एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है,
तो वो कोई एक प्रोडक्ट, कोई फर्टिलाइज़र जो है वो टेस्ट करना चाहता है, तो रादर दैन वो डायरेक्टली उसको फील्ड पर टेस्ट करे, तो वो उसको इस एग्री स्टैक सैंड बॉक्स पे टेस्ट कर सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर क्रॉप ज़्यादा जो है वो सो की जाती है। तो वो इस एग्री स्टैक सैंड बॉक्स पर जो है वो टेस्ट कर सकता है, और उसको फिर बाद में अगर वो फेल होती है या वो सक्सेसफुल होती है तो उसको मार्केट में ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्ट्रोसैट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट जो है उसने एक डेकेड कंप्लीट कर लिया है। तो ये फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है। मिनिमल यूजफुल लाइफ इसका 5 साल था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, और ये ऑब्जर्व कर रहा है यूनिवर्स को विजिबल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड एनर्जी, हाई एक्सरे रीजन्स में। अंडरस्टैंड करना चाहता है हाई एनर्जी प्रोसेसेस को बाइनरी स्टार सिस्टम्स में। एस्टिमेट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को न्यूट्रॉन स्टार्स की। डिटेक्ट करता है न्यू ब्रीफली ब्राइट एक्सरे सोर्सेज इन द स्काई। और एक लिमिटेड डीप फील्ड स्टडी भी कर रहा है यूनिवर्स की इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जल प्रहार 2025। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली कंक्लूड की है जल प्रहार 2025 जॉइंट एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के साथ, एनहेंस करने के लिए एम्फीबियस ऑपरेशंस अलॉन्ग द ईस्टर्न सी बोर्ड। तो जल प्रहार एक बायनुअल जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी ने इनको क्लोज कोऑर्डिनेशन विद इंडियन आर्मी कंडक्ट की है। शोकेस कर रही सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। हार्बर फेज इसका विशाखापट्टनम में हुआ है। सी फेज इसका काकीनाडा में कंडक्ट किया गया है, जिसमें एम्फीबियस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is cafe norms. This topic is important for your environment section. So India has released draft corporate average fuel efficiency norms, draft 3, through the Bureau of Energy Efficiency. The aim is to tighten fuel efficiency and emission standards while addressing the industry demands for flexibility. So these norms were actually introduced in 2017 by the Bureau of Energy Efficiency to regulate fuel consumption and carbon emissions from passenger vehicles. These norms apply to vehicles which run on petrol, diesel, LPG, CNG, hybrids, and electric vehicles. The aim is to reduce oil dependency and curb air pollution. In 2022-2023 period, the norms were tightened with increased penalties for non-compliance. But in the US, China, EU, Japan, small lightweight cars receive relaxed CO2 norms, and instead we are seeing what we're seeing in India is that we have a inverted framework where SUVs have more relaxed limits, but small cars are burdened with more norms. So Cafe 3 seeks to align with global best practices. So the M1 category of passenger vehicles, which have a maximum weight of 3,500 kilograms and a seating capacity of not more than 9 people, will have relaxed norms. Lighter vehicles will have easier compliance compared to the heavier SUVs or premium cars. Additional relaxation for compact petrol cars, which have engine capacity of not more than 1200 cc and length not exceeding 4000 mm, they will have additional relaxation. So the aim is to revive the small car segment. Companies could potentially obtain relaxation in their overall efficiency target as well, because the norms propose super credits for the companies. Each EV sold will be counted 3 times while calculating a company's average. Plug-in hybrids will be counted 2.5 times, strong hybrids twice, flex fuel ethanol cars 1.5 times. Okay, so up to 3 car manufacturers can also form a pool to jointly meet the targets and be treated as a single entity or manufacturer. This would reduce their compliance cost and encourage strategic alliances. So the next topic is CAG report on states macro fiscal health. This topic is important for your governance section. CAG's decadal analysis of states macro fiscal health highlights even uneven revenue sources, rising debt burdens, and welfare paradox. So Indian states collectively manage some of the largest public debts in the world, or public budgets in the world. Some states have reported impressive revenue surpluses, while others are struggling under heavy debt burdens. In the early 2000s, Indian states were burdened with chronic deficits, but reform in tax collection, GST implementation, and high growth during the 2010s improved finances, with some states recording surpluses. However, the pandemic reversed these gains as shrinking revenues and soaring emergency expenditure pushed most states back into the fiscal distress. States today present a mixed picture. Okay,
For example, and we are also witnessing uneven revenue sources. For example, Kerala is highly dependent on lotteries income. Odisha is dependent on mining royalties. Telangana raised a huge sum through land sales. Even surplus earning states like Uttar Pradesh generated only 42% of their receipts internally, and they relied heavily on central transfers. The borrowings are also rising. Andhra Pradesh tripled its borrowings. Bihar doubled it. Kerala's debt burden has stood at about 37% of GSDP. Similarly, Punjab is the highest. Punjab is having the highest debt burden in the country, with about 45% of GSDP debt. Okay, Odisha, in contrast, has reduced its borrowings, and it is the lowest. It is having the lowest debt in the country. A striking theme of the CAG analysis is the welfare paradox, that despite reporting surpluses of stable debt, many states are underfunding the key welfare sectors. Uh, Political populism is adding another layer to this conundrum. Free power, farm waivers, and cash transfers, especially in states like Punjab, which are already reeling under high debt, are uh, um, are damaging the reputation of the state as a fiscally responsible state. Okay, so CAG finding highlight deeper structural issues. So there is dependence on volatile revenues for on the of these states. Rising borrowing is posing risk of debt overhang. Vertical fiscal imbalance is there. Populist welfare policies are eroding fiscal discipline. So the analysis suggests that Indian states must prioritize capital expenditure over routine subsidies, diversify their revenue sources, and strengthen fiscal transparency. So the next topic is Study in India portal. This topic is important for your governance section. So UGC has recently mandated that all foreign nationals studying in higher educational institutions and universities in the country have to register themselves in a new Study in India portal. So this new Study in India portal is a flagship project of Ministry of Education to encourage international students to explore educational opportunities at top Indian universities. So it's a single window interface for international students which facilitate submission of applications, admission processes, and visa applications. It serves as a seamless digital gateway to India's higher educational ecosystem. So it provides information about courses, academic facilities, research support, related information. Okay. So the next topic is PM E-Drive scheme. This topic is important for your governance and economy section. So Center has recently unveiled operational guidelines for the rollout of nearly 72,000 plus public electric vehicle charging stations across the country with an outlay of 2,000 crore rupees. So this PM E-Drive scheme aims to accelerate the adoption of electric vehicles, establish charging infrastructure, and build a robust EV manufacturing ecosystem in the country. It promotes mass mobility. The objective is to speed up the transition to EVs by offering upfront incentives for EV purchases and encourage the development of charging infrastructure. The scheme aims to reduce transportation related environmental impacts as well. And this is to be accomplished through phased manufacturing program designed to boost domestic manufacturing. So PM E-Drive scheme is to be implemented through the subsidies, grants for creation of capital access assets, and states are also encouraged to offer additional fiscal and non-fiscal incentives. Schemes will be overseen by an interministerial body. Okay, vehicles must be registered as motor vehicles and equipped with advanced battery technology to receive the incentives. And Bharat Heavy Electricals Limited is the nodal agency for the scheme. So the next topic is Agri-Stack scheme. This topic is important for your governance and economy section. Uttar Pradesh government has issued a stern warning to district magistrates that strict action will be taken against those who fail to complete farmer registration under the Agri-Stack scheme. So Agri-Stack scheme is the digital foundation which will enable the government to roll out the data-centric digital services to improve Indian agriculture and enable farmer improvement. So it integrates farmer data, land records, scheme benefits into a centralized digital platform. It is being implemented by Ministry of Agriculture at the center and Revenue and Agriculture departments of the state governments in states. So it is an infrastructure and foundational layer which enables government and private entities to provide farmers with tailored services like right support to farmers in terms of finance and agriculture inputs, localized and tailored early warning systems for disasters, simplify the government scheme benefits life cycle for farmers, enable quick and easy access to affordable finance, enable private participation in the farmer service delivery. Okay, so so we have the farmland registries as well. So a farmer registry will be assigning a unique farmer ID, which will be
dynamically linked to the farmland plot records of the farmers. Then we'll have a unified farmer service interface, which will enable interoperability across stakeholders. So, like I was giving you an example earlier, that if a farmer wants to obtain a loan, then through his farmer ID, he would be able to prove his ownership of land to the bank, and he would be able to obtain the loan. So then there is also crop sown registry, which will be a federated registry of crops being sown and grown across the country every season on every farm and by each farmer, so that the government would be able to make policies that this particular region is having this particular crop getting sown every season. Okay. And there will be similarly an agri-stack sandbox. For example, there is an agriculture startup which wants to test a fertilizer or a particular product for a particular crop. Hey, this startup would be able to uh, to test this product, and if on a virtual format, through using the data from this sandbox scheme, and this a startup would not need to manually test it on farms, and instead of testing on farms, this simulation testing will be done, and if the test gets successful, only then the test would be replicated on the farms. Okay. So the next topic is astrosat. This topic is important for your science and tech section. So India's first dedicated space astronomy observatory, astrosat, has completed a decade of operations. So, and actually its official life was just about 5 years, but it is still providing the valuable information. It was designed to observe the universe in the visible, ultraviolet, low, and high energy X-ray regions. The objective is to understand the high energy processes in binary star systems, estimate the magnetic field of neutron stars, detect new briefly bright X-ray sources in the sky, perform a limited deep field survey of the universe in the ultraviolet region. Okay. So the next topic is Jal Prahar 2025. This topic is important for your security section. So Indian Navy has recently concluded the Jal Prahar 2025 joint exercise with the Indian Army to enhance amphibious operations along the eastern seaboard. So Jal Prahar 2025 is a biannual joint amphibious exercise conducted by Indian Navy with Indian Army. It is showcasing synergies, coordination, and interoperability between the two forces. So the harbor phase was conducted at Vishakhapatnam, and the sea phase was conducted at Kakinada in this exercise. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.